हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपका अभी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कवर किया गया है। आज जो हमारा है पार्ट थर्ड है। चलिए तो सबसे पहले इसको किस तरीके से कवर किया जा रहा है उसकी स्ट्रेटजी को जान लेते हैं। ये जो स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही इस पे काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें विजन आईएएस का जो पीटी 365 इकोनॉमी का है, इसमें टोटल 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक है तो 12 को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। इनको 3-3 करके 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि 3 मेजर टॉपिक को एक पार्ट में लिया है, दूसरे में 3 मेजर टॉपिक को तीसरे मेजर टॉपिक को और चौथे में भी 3 मेजर टॉपिक को लिया गया। इस तरीके से ये श्रृंखला है, जिसमें अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो आता है ये समृद्धि और विकास, राजकोषीय नीति और श्रम रोजगार एवं कौशल विकास को पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ा, जो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट सेकंड में बैंकिंग और मौद्रिक नीति, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, बाह्य क्षेत्र, ये 3 इसमें कवर किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कृषि, खनन और उद्योग एवं अवसंरचना से रिलेटेड है, जिसमें ये 3 मेजर टॉपिक रहेंगे और फिर रहेंगे आपके ये 3 मेजर टॉपिक और, तो इसको फोर्थ पार्ट में कवर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इन 3 मेजर टॉपिक को लेके है। तो चलिए शुरू करते हो। शुरू करने के पहले इनकी डिटेल में देखते हैं। इसमें जो करंट अफेयर है आपका, ये जो पीटी 365 है, ये टोटल आपका अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। टोटल 9 महीने के करंट अफेयर को यह कंप्लीट करता है और आगामी इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें और भी जो टॉपिक बचे रहेंगे। आपका 26 मई टारगेट करके ये जो पीटी 365 है वो चलाया जाता है। मतलब कि जो आपका आईएएस एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में ये चलाया जाता है, जिसमें आपके 1 साल के करंट अफेयर को इसमें शॉर्ट वे में कंप्लीट कराया जाता है। आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चाएँ दी गई हैं, क्योंकि 1 मंथ की जो मैगजीन आती है वो 165 से 80 पेज के 180 पेज के अंतर्गत आती है। मैक्सिमम इनका जो रेशियो देखा जाए जो मंथली मैगजीन है तो उनका इतना ही रहता है। और ये जो है इसको 100 से 150 के बीच में, 150 पेज के बीच में फिनिश किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप देख ही सकते हैं कि इसको इस तरीके से कंसाइज करके एक बनाया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और आप अगर जो भी जैसे ये वाला पीटी 365 नहीं पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो एक अभी एग्ज़ाम टाइम पे एक ही मैगजीन को फॉलो करें, क्योंकि जब आप एक मैगजीन को फॉलो करते हैं तो आप में डाइवर्सिटी कम रहती है और आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप ये वाला पीटी 365 ज़रूरी नहीं कि आप विजन का फॉलो करते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हुआ या फिर आप जो भी अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं तो उनसे पढ़ते हैं, तो इनके संदर्भ में आप जो भी फॉलो करते हैं वो सिर्फ एक ही सोर्स मटेरियल रखें, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है। तो कम समय के अकॉर्डिंग आप अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो आप अगर जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसको एक को टारगेट करके पढ़ें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके टॉपिक को देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसमें हमारा कृषि के अंतर्गत आता है भारत में उर्वरक क्षेत्र, फास्फोरस, लघु सिंचाई, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, बीज प्रमाणीकरण, भारत में खाद्य भंडारण, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, जलीय कृषि क्षेत्र, अंतर्देशीय मत्स्यिकी, पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर आता है खनन और उद्योग में आता है खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023, महत्वपूर्ण खनिज, अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन 2.0, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग उद्योग, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 आता है। और 9वां हमारा टॉपिक आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, लीड्स रिपोर्ट 2023, पीएम गति शक्ति पहल, समर्पित माल ढुलाई गलियारा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, कोच्चि वाटर मेट्रो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023, भारत में रेलवे सुरक्षा, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम और भारत में महापत्तन कार्ड प्रणाली, इसके प्रमुख मेजर टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक करके इन टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की
PDF प्राप्त होगी और जो इससे संबंधित जानकारी रहेगी उनको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपकी मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड की जा चुकी है। आपके PT 365 पॉलिटी का भी दिया जा चुका है, इकोनॉमी का भी दिया है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम का भी PT 365 इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया गया। चलिए, तो आपका टॉपिक आता है एग्रीकल्चर या कृषि। एग्रीकल्चर एवं कृषि के अंतर्गत आता है भारत में उर्वरक क्षेत्रक। भारत में उर्वरक क्षेत्रक के संदर्भ में हाल ही में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए एक नवीन योजनाओं के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। तो किसके लिए? किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। और इस पैकेज में जो कुल परिव्यय हुआ है वह टोटल 3.70 लाख करोड़ का हुआ है। तो ये हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि स्वीकृत योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली गई है, जिसके अंतर्गत आपकी आती है PM प्रमाण योजना, गोवर्धन स्कीम और सल्फर लेपित यूरिया, और इसके साथ ही एक और योजना आती है इसकी यूरिया सब्सिडी के संदर्भ में। कि इसमें PM प्रमाण योजना की जब शुरुआत को जाने तो इसकी जो शुरुआत की घोषणा की गई थी वह 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में PM प्रमाण योजना की शुरुआत की गई थी। गोवर्धन स्कीम के बारे में जाने कि यह जो स्कीम है इसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव को डालना था और मवेशियों से उत्पन्न अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट से धन एवं ऊर्जा पैदा करना था। सल्फर लेपित यूरिया के संदर्भ में या यूरिया गोल्ड की शुरुआत। यूरिया गोल्ड की शुरुआत मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करने हेतु पहली बार सल्फर लेपित यूरिया का उपयोग किया गया था। और यूरिया गोल्ड वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले नीम लेपित यूरिया की तुलना में किफायती तौर पर रहते हैं। सरकार ने यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य 2025-26 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना है। तो यूरिया के उत्पादन के संदर्भ में ये प्रमुख योजनाएं आई हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखी PM प्रमाण योजना, गोवर्धन स्कीम, सल्फर लेपित यूरिया और ये यूरिया सब्सिडी योजना, जो कि मार्च 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में। भारत में उर्वरक उद्योग के जानने के पहले आपको बता दें कि भारत में कुल 8 कोर उद्योग है। मतलब कि भारत में 8 कोर उद्योग आते हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहले नंबर पर आता है सीमेंट हुआ, कोयला, सीमेंट, कोयला, बिजली, इस्पात, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फिर उर्वरक आता है। तो टोटल आपके 8 कोर उद्योग आते हैं, जिसमें से एक आता है आपका उर्वरक। तो उर्वरक के संदर्भ में आता है कि इससे रिलेटेड UPSC में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे 2022-23 के संदर्भ में किस में निम्न उद्योगों में से किसकी अधिकतम समृद्धि दर है, तो या फिर किसकी अधिकतम समृद्धि दर है और साथ ही साथ किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। तो ये रेशियो आपका UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके 8 कोर सेक्टर बताइए, या कोर सेक्टर को सीक्वेंस वाइज लगा देगा कि किसकी समृद्धि दर कम रही है, किसकी ज़्यादा रही है। तो आपको इन 8 कोर उद्योग को याद रखना जरूरी है। उसी में से आता है उर्वरक। तो उर्वरक जो है 8 कोर उद्योगों में से है, जिसमें एक जो हाल ही में कुल खपत के 2/3 से अधिक है। यूरिया की जो हिस्सेदारी है इसमें 2/3 से अधिक होती है। जैसे पोटास की आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है और उर्वरकों को मुख्यतः 3 तत्वों में वर्गीकृत किया गया। पहला आता है प्राथमिक, दूसरा आता है द्वितीयक और तीसरा आता है सूक्ष्म पोषक। प्राथमिक उर्वरक के अंतर्गत वे उर्वरक आते हैं जो मृदा को आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आते हैं, फॉस्फोरिक उर्वरक आते हैं, पोटास आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक उर्वरक, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं आपके जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, आयरन, ये प्रमुख पोषक तत्व आते हैं।
तो उर्वरक के इसको सिंपली तौर पर समझा जाए तो उर्वरक जो है वह 8 उद्योगों में से एक है, जिसमें यूरिया की हिस्सेदारी 2/3 से अधिक है और इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक। प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं आपके नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोटिक उर्वरक, पोटास आदि होते हैं, और कैल्शियम द्वितीयक उर्वरक के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। एक रेशियो को देख लिया जाए, मतलब कि भारत के संदर्भ में प्रमुख तत्वों को देख लिया जाए उर्वरक के संदर्भ में, कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। उर्वरक तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व में उर्वरक सामग्री में सबसे बड़े आयातकों में से भी एक है। तो ये भारत के संदर्भ में उर्वरक के क्षेत्रक में दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस के कई सर्वेक्षणों और शोध यह दर्शाते हैं कि भारत में फास्फोरस प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें उत्पादन के संदर्भ में, फास्फोरस को प्राप्त करने के संदर्भ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी उत्पादन किस तरीके से होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी उपलब्धता क्या है, इसकी क्या चिंताएँ हो सकती हैं, क्या प्रभाव है। तो इसमें आता है आपका पहले नंबर पर कि भारत में विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक भारत है। अब आयातक है तो आयात कहाँ से होगा और कहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं, तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि ये जो पश्चिम अफ्रीका में कैडमियम के भरे भंडारों से ये आयात होता है। पश्चिम अफ्रीका में ये पाया जाता है और वहीं से यहाँ पर भारत में इसका आयात होता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो फास्फेट की चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से 2 राज्यों में मिलती हैं। एक आता है आपका राजस्थान और दूसरा आता है मध्य प्रदेश। और जो कुल निक्षेप है वह प्रायद्वीपीय भारत के कुछ मध्य भाग में भी मौजूद होते हैं, जिसमें ललितपुर उत्तर प्रदेश हो गया, मसूरी अभिनति और कटप्पा बेसिन जो कि आपका आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर ये बेसिन आपको प्राप्त होंगे। फास्फोरस को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं कि फास्फोरस में एक कैडमियम धातु मौजूद होती है, जिसमें वो एक भारी धातु हो जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है। मोरक्को, पश्चिमी अफ्रीका, सहारा, चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ ही देशों में फास्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार होना एक प्रमुख राजनीतिक चिंता का विषय बन गया है। इसके संदर्भ में प्रमुख चिंताएं पैदा हो रही। फास्फोरस को कमी को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। पहला आता है कि परिशुद्ध कृषि के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। दूसरा आता है कम इनपुट वाले कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाना। और तीसरा आता है शहरी सीवेज का फास्फोरस प्राप्त करना है। तो ये फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं। फास्फोरस के हानिकारक प्रभाव को देखा जाए तो यह कृषि अपवाह के रूप में सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुँचते हैं। जब सीधे जल निकायों में पहुंचते हैं तो विषाक्त शैवालों की वृद्धि होती है, जिससे यह एनवायरनमेंट को खतरा होता है। और कैडमियम युक्त उर्वरकों को जब मिट्टी में डाला जाता है तो इन्हें अवशोषित कर लिया, इनकी फसलें अवशोषित कर लेती हैं, जिससे मनुष्य में ऐसी फसलों का उपभोग करता है तो उनके शरीर में जैव संचयन होने लगता है और हृदय रोग में वृद्धि होती है। तो फास्फोरस को कैडमियम से अलग करने की ये प्रक्रिया है जो काफ़ी जटिल है, जो एक भारी धातु के रूप में होती है, जो कि एक महंगी प्रक्रिया होने के साथ साथ वह स्वास्थ्य पर भी काफ़ी हानिकारक होती है। अगर इस तरीके की ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो इनका जो अपवाह है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीवेज के माध्यम से या कृषि अपवाह के माध्यम से ये सीधे जल निकायों में पहुंचता है, जिससे शैवालों विषाक्त शैवाल की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ मनुष्य में भी ऐसी फसलों को उपभोग करने से उनके शरीर में जैव संचयन होने लगता है और हृदय रोग में वृद्धि होती है। तो ये फास्फोरस के संदर्भ में। अब आता है लघु सिंचाई के संदर्भ में। लघु सिंचाई को जानने के पहले आपको बता दें कि भारत में सिंचाई के प्रमुख वर्गीकरण को, कि भारत में सिंचाई का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। भारत में सिंचाई का जो वर्गीकरण है वह 3 आधारों पर होता है, जिसमें पहला आधार होता है प्रमुख प्रकार की सिंचाई या प्रमुख सिंचाई होती है, दूसरा आता है आपका मध्यम सिंचाई और तीसरी आती है लघु सिंचाई। तो ये 3 तरीके से भारत में सिंचाई का वर्गीकरण आता है। प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है जहाँ पर 10,000 से अधिक हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल होता है, जो कि कृषि योग्य कमान क्षेत्र होता है। कृषि योग्य कमान क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सिंचाई योजना के तहत भौतिक रूप से सिंचित और खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है, जिसे कृषि कमान क्षेत्र कहा जाता है। ये जो आपका प्रमुख कृषि सिंचाई क्षेत्र आता है या परियोजनाएं चलती है वह 10,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में होती हैं।
मध्यम सिंचाई जो परियोजनाएं होती हैं वह 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की रहती हैं, और आपकी जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वह 2000 से कम के क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो ये आपकी 3 तरीके की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, जिसमें प्रमुख, मध्यम और लघु। प्रमुख के अंतर्गत आती हैं 10,000 से अधिक वाली, और मध्यम के अंतर्गत 2000 से 10,000 वाली, और जो लघु है उससे 2000 तक की सिंचाई परियोजनाएं आती हैं। चलिए तो जानते हैं इनके लघु सिंचाई परियोजनाओं के स्रोत के बारे में कि लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्या स्रोत होता है। लघु सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः सतही और भूजल के तरह जल स्रोतों में शामिल होती हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं जो होती हैं वह अधिकतर सतही जल का दोहन करती हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबद्ध योजनाएं समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होती हैं, जबकि राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं भी होती हैं। तो जानते हैं कि हाल ही में लघु सिंचाई परियोजनाओं को लेकर क्या संदर्भ आया हुआ है। कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई परियोजनाओं की छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। जब छठी गणना रिपोर्ट जारी की है तो आपके मन में ये भी पैदा होगा कि पहली जनगणना इसकी रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इसके संदर्भ में जानते हैं तो इसकी जो पहली रिपोर्ट है वह 1986 से 87 के साथ जारी की गई थी, और यह रिपोर्ट जो है 1993 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 1986 से 87 में पहली रिपोर्ट या पहली गणना के साथ इसकी जो रिपोर्ट है वो नवंबर 1993 में प्रकाशित हुई थी, और जो अभी प्रेजेंट में है वह छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई है जिसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में जानने के पहले ही आप जानने लघु सिंचाई सांख्यिकी युक्तिकरण के बारे में। इसकी जो शुरुआत है वह 1987-88 में हुई, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर कार्य कर रही है। इस योजना के बाद केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास का हिस्सा बन गई, और इसका उद्देश्य प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण करना है। इसके संदर्भ में आता है। लघु सिंचाई योजनाओं की श्रेणियों को देखा जाए तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि 2 तरह की श्रेणियों में रहती हैं। मतलब कि इन्हें जो जल की प्राप्ति होती है वह 2 तरीके से होती है, भूजल योजनाओं के तहत और सतही प्रवाह योजनाओं के अंतर्गत। भूजल योजनाओं के तहत कौन कौन सी आती हैं, इसमें आता है कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल और अत्यधिक गहराई वाले ट्यूबवेल शामिल होते हैं। सतही प्रवाह योजना के अंतर्गत इसमें संरक्षण में सहायक भूजल पुनर्भरण के लिए टैंक, चेक डैम और अन्य संरचनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये सतही प्रवाह योजना के अंतर्गत आती है और ये भूजल योजनाओं के अंतर्गत आती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आपको बता दें कि इसकी जो पहली जनगणना है, मतलब कि पहली गणना जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं की, वह 1987-88 में की गई थी। जो अभी छठी की गई है वह छठी सिंचाई योजनाओं के सहयोग से किया गया है, जिसका संदर्भ आपका 2017 से 18 है। और इसका जो उद्देश्य है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को, जल निकायों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस को विकसित करना है। तो इसके संदर्भ में ये योजना इस योजना के सहयोग के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में बता दें कि यह देश में कुल 695 जिलों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं में भूजल आधारित 94.8% है, और शेष जो है वह सतही जल आधारित जो कि 5.2% है। जिसमें सर्वाधिक लघु सिंचाई आती है आपकी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, और दूसरी आती है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में, कि वर्ष 2023 में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका मकसद है कि देश में प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराना है। तो बीजों को उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 2023 में भारतीय बीज सहकारी समिति की स्थापना की गई है। चलिए तो जानते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति क्या है और इसके किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना जो है वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत 2023 में की गई। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत 2023 में इसकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत आता है कि यह
परंपरागत बीजों के संरक्षण, संवर्धन और उनके अनुसंधान में मदद करती है और परंपरागत बीजों के संरक्षण करों से आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाया जाता है, जो कि स्वास्थ्यपूर्ण अन्न, फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर होता रहे, और यह BBSL में करेगी। इसके निम्नलिखित के द्वारा इसे संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें पहला आता है आपका कि भारतीय किसानों की उर्वरक सहायकारी लिमिटेड या इफ्को का होना। दूसरा आता है कृषक भारतीय सहकारी समिति। तीसरा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। चौथा आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। पांचवा आता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो इसके अंतर्गत ये संयुक्त रूप से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और BBSSL और अन्य सहकारी समितियां किसानों को कल्याण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है बीज प्रमाणीकरण के संदर्भ में या सीड सर्टिफिकेट के संदर्भ में, कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया है। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म जाने कि सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिफिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री या साथी पोर्टल को हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यह जो पोर्टल है वह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों को निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया, जो कि एक QR कोड के माध्यम से बीजों की प्रमाणिकता का पता लगाता है। और इस पोर्टल में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसका विकास उत्तम बीज समृद्ध किसान थीम पर किया गया। तो इसकी थीम क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। और यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल है जो बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान, बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। बीज श्रृंखला के अंतर्गत एकीकृत 7 वर्टिकल इसमें शामिल होते हैं। ये 7 वर्टिकल कौन कौन आते हैं? पहला आता है अनुसंधान संगठन का होना। दूसरा बीज प्रमाणन। तीसरा बीज लाइसेंसिंग। चौथा बीज सूची। पांचवा डीलर से किसान को बिक्री। छठा आता है किसान पंजीकरण। और सातवां आता है बीज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो ये इसके अंतर्गत 7 वर्टिकल इसमें शामिल है। भारत में बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा बीज अधिनियम 1966 द्वारा दिया गया है और भारत में बीज प्रमाणन स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी लेबलिंग अनिवार्य है। भारत में किसानों में गुणवत्तापूर्ण बीज तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, और यह संरक्षण प्राधिकरण 2001 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। बीज प्रमाणन से संबंधित समस्याओं के बारे में देखा जाए तो पहला तो आती है कि प्रमाणित बीजों की मांग संबंधी अनिश्चितता का मौजूद होना। दूसरा आता है कम सेल्फ लाइफ, प्रमाणित बीज केवल एक मौसम के लिए ही उपयोगी होंगे। तीसरा आता है कि बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव होना और अवसंरचना की कमी के कारण प्रमाणित बीज प्राप्त करने में कठिनाई आती है। तो ये बीज प्रमाणन से संबंधित प्रमुख समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट आता है भारत में खाद्य भंडारण के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है, जो कि एक अंतर मंत्रालयीय समिति के गठन और उसको सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के उद्देश्य को जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य पहला आता है कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, खाद्यान्न बर्बादी को कम करना और किसानों को सशक्त बनाना है। इसके लिए प्राथमिक कृषि सांख्य समितियों के स्तर पर गोदामों और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्राथमिक कृषि सांख्य समितियों के स्तर पर ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां, जो कि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष नेतृत्व वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। पैक्स जो है, जिसे किसानों को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान किया जाता है और जिसे फसल ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनका कार्यान्वयन जो है वह सहकारिता मंत्रालय में अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा, जो कि पेशेवर तरीके से योजना का समय पर और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। यह योजना अलग अलग योजनाओं के कार्य समन्वय से निर्मित है, जिसमें अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय कई परियोजनाओं में पहचान की गई है। अब आता है इसमें समन्वय की गई योजनाओं के बारे में जान लेते हैं और इनके मंत्रालय कि किस मंत्रालय के अंतर्गत इन योजनाओं को समन्वित किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आपकी योजनाएं आती हैं। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, इसके अंतर्गत ही प्रमुख योजनाओं का समन्वय किया गया। दूसरा आता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना है। दूसरा आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जो कि इन दोनों के संदर्भ में। तीसरी आती है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसमें आती है राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का आवंटन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद होना। तो ये प्रमुख मंत्रालय हैं जिनके अंतर्गत इसमें समन्वय किया गया। अब आता है भारत में खाद्य के उत्पादन को देखा जाए तो प्रतिवर्ष 3100 लाख टन का अनाज उत्पादन होता है और एक ही केंद्रीयकृत खरीद प्रणाली जो कि एक केंद्रीय पूल में अनाज की खरीद और सीधे भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिसमें राज्य सरकार ऐसी एजेंसियों को अनाज खरीदती है जो एफसीआई को सौंप दिया जाता है। इसके संदर्भ में आता है विकेंद्रीकृत खरीद योजना की जो शुरुआत है वह 1997 से 98 में की गई, जिसके तहत अनाज की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न के वितरण में केंद्र की एफसीआई के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन संबंधी कार्यकलापों को देखते हुए इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न के थोक आवंटन किया जाता है। ये भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि को दिखाया गया है, जो कि 2014-15 से 2021-22 के संदर्भ में इसकी जो वृद्धि है वह हमेशा बढ़ते हुए रेशियो में ही देखने को मिली है, जिसमें खासतौर पर आपका इसमें तिलहन में यह वृद्धि बढ़ती हुई देखने को मिली है। दलहन में आपकी कहीं बढ़ी है कहीं कमी है। यहाँ पर 2019-20 में आपकी कमी दिखाई दी थी, लेकिन 2021-22 में फिर यह उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। तो यह खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि को दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रबंधन के बारे में कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के एक अनुमान के अनुसार 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम से कम 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खाद्य वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्यात पर कर लगा दिया है, जिससे किसानों की आय में कमी आई है। सरकार द्वारा अपने अनाज के स्टॉक में बाजार दर में काफ़ी कम कीमत पर जारी करने के लिए किसानों के अतिरिक्त 548 करोड़ रुपए प्रति क्विंटल भी संभावित नुकसान हुआ है। तो इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं भारत में मुद्रास्फीति के मापक के बारे में। भारत में मुद्रास्फीति टोटल 2 तरीके से मापी जाती है। पहला आता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा आता है पहला आता है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो थोक मूल्य सूचकांक है उसे WPI के द्वारा संदर्भित किया जाता है और आपका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसे CPI के द्वारा संबंधित किया जाता है। तो ये प्रमुख आपके मुद्रास्फीति के मानक है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो होता है जिसका जो कार्यान्वयन होता है उसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और जो आपका CPI होता है उसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है। तो ये WPI और CPI के संदर्भ में ये प्रमुख के द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। WPI में केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ध्यान रखा जाता है, जबकि CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य के परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। WPI में विनिर्मित वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य पदार्थों पर अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये WPI और CPI में प्रमुख डिफरेंसेस होते हैं जो कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक होते हैं। चलिए तो इनके एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के घटक को देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत सर्वाधिक होता है। कि इसमें सर्वाधिक जो प्रतिशत होता है खाद्य एवं पेयजल में होता है जो कि 45.9% है। पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में 2.4% आता है। वस्त्र और फुटवेयर में 6.5%, ईंधन और बिजली में 6.8%, आवास में 10.1% और विविध में 28.8% ये आता है। तो ये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रमुख घटक हैं, जिसमें सर्वाधिक आपका खाद्य एवं पेय में, इसके बाद विविध में आता है, उसके बाद आवास में, फिर ईंधन और बिजली में, वस्त्र एवं फुटवेयर में और पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में ये प्रमुख आता है। तो ये प्रमुख उपभोक्ता मूल्य के घटक आते हैं।
अब आता है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में कि अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.83% और खाद्य मुद्रास्फीति 9.2% है, जिसे साल दर साल के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। और वर्तमान में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रमुख रूप से टमाटर, प्याज, अनाज, मसाले, दूध, डेयरी उत्पाद की बढ़ती कीमतों के आधार पर देखा जाता है। गेहूं की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घरेलू कारकों में आंशिक रूप से हीट वेव्स और बेमौसम बारिश शामिल होती है, जिसमें बाह्य कारकों में रूस यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के परिवर्तन शामिल होता है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा जाए तो पहला आता है मानसून की अनियमितता का होना, जो जलवायु परिवर्तन और भी इसमें बढ़ जाता है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों के संदर्भ में इसमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल होती हैं। सरकारी नीतियों में देखा जाए तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी शामिल होता है। अवसंरचना की उपलब्धता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भंडारण और वितरण प्रणालियां शामिल होती हैं। विनिमय दर में उतार चढ़ाव के संदर्भ में जिसमें कृषि व्यापार और अंततः कृषि वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं। कीटों और रोगों के प्रकोप में देखा जाए तो फसल की पैदावार और कीमतों पर प्रभावित करता है, इसके संदर्भ में आता है। मूल्य निगरानी और नियंत्रण तंत्र को देखा जाए तो इसमें मूल्य निगरानी प्रवाह के अंतर्गत, जो कि एक उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत गठित मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है, जिसमें मूल्य की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और यह एक निवारक उपाय करने के लिए एक अग्रिम फीडबैक देता है। यह कमोडिटी विशिष्ट बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करती है ताकि यह अस्थायी राहत दी जा सके, जिसे 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी 750 मूल्य निगरानी केंद्रों की स्थापना के एक लक्ष्य में निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ होता है लगभग प्रत्येक जिले में एक पीएमसी की स्थापना की जाएगी। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है मूल्य निगरानी की 22 आवश्यक वस्तुओं के बारे में, जिसमें खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं आती हैं आपकी चावल, गेहूं, आटा। दालों से संबंधित आती है चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर। खाद्य तेल में आती है मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल आता है। सब्जियों में आती है आलू, प्याज, टमाटर। अन्य वस्तु में आती है चीनी, गुड़, दूध, चाय, नमक आती है। तो ये प्रमुख मूल्य निगरानी के 22 अन्य आपकी वस्तुएं आती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई पहलों में आती है आपकी जैसे पहले नंबर पर ऑपरेशन ग्रीन, जो कि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में टमाटर, प्याज, आलू या टॉप्स की आपूर्ति को स्थिर करना है। टॉप्स के उत्पादन में क्लस्टरों और उनके एफपीओ को मजबूत करना और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप में टॉप्स का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। दूसरा आता है मूल्य स्थिरीकरण कोष, जो कि इसमें चुनिंदा उपजों की खरीद करके बफर स्टॉक का रख रखाव करके बाजार में उपजों को नियंत्रित रूप से जारी करके मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। निर्यात को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें निर्यात पर प्रतिबंध, न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करना आदि होता है। किसानों के प्रत्यक्ष सहायता के संदर्भ में देखा जाए तो यह सब्सिडी, आय सहायता और एमएसपी के जरिए जारी किया जाता है। आपूर्ति पक्ष से संबंधित उपाय में जैसे कृषि उत्पादकता में सुधार करना, विविधीकरण को बढ़ावा देना आदि इसके संदर्भ में संबंधित पहल आती है। जलीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं एक्वाकल्चर सेक्टर के संदर्भ में कि हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोकसभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 को पेश किया है। तो यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक को पेश किया गया। यह जो विधेयक है यह तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण 2005 के अधिनियम में संशोधन करता है। इसके तहत आने वाले अपराधों को गैर अपराधी करना इसका उद्देश्य रहा है। भारत में मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में देखते हैं कि अंतर्देशीय मत्स्य या मछली उत्पादन में पहला स्थान भारत का है। जलीय कृषि मछली उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और कुल मिलाकर मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है। और मछलियों मत्स्य उत्पादों में यह निर्यात चौथे स्थान पर आता है। तो यह एक क्रम है जो जारी किया गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जलीय कृषि या एक्वाकल्चर के संदर्भ में जो कि समुद्री मछली, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय प्रजातियों की खेती को एक्वाकल्चर कहा जाता है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये आपका जो शहरों के बीच तालाब और टैंक बनाए जाते हैं उसका उपयोग, तालाब और टैंकों का उपयोग भूमि पर तटीय और मीठे पानी के क्षेत्रों में फिनिशिंग और झींगा की खेती के पालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो ये बॉटम कल्चर होते हैं
जो लाइन्स ट्रे या बैग का उपयोग करके उथले तटीय क्षेत्रों में सीप की तरह समुद्री शैवालों और बाइवल्स की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं लाइन्स, जो कि लाइन्स का उपयोग समुद्र में मसल्स की तरह समुद्री शैवालों और बाइवल्स की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं सबमर्ज केग और नेट पेन, जो कि समुद्र में फिनिशिंग की खेती के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जलीय कृषि की जाती है, जो कि विभिन्न तरीके इसमें दिखाए गए हैं। अब आता है आपका कि अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं, जिसमें 2005 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया उसके संदर्भ में। कि पहला आता है तटीय जलीय कृषि के बारे में, जिसमें संशोधित विधेयक में तटीय एक्वाकल्चर या जलीय कृषि को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार लवड़ी और खारे जल में एक नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन और संग्रहण की तटीय एक्वाकल्चर कहा जाता है। और इस कृषि में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। साथ ही इसमें क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिश, समुद्री शैवाल और अन्य जलीय जीव भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें ब्रूड स्टॉक, बीज, ग्रो आउट के उत्पादन जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं, लेकिन ये ताजे जल की जलीय कृषि इसमें शामिल नहीं होती है। इनका दायरा जो होता है वह सीए अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है और इसमें जलीय कृषि फार्मों के साथ तटीय एक्वाकल्चर के सभी कार्यक्षेत्रों में गतिविधियों को कवर किया जाएगा और इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जाएगा। सीए जो है वह एक विधेयकों, सीए को संरचना को देखा जाए तो यह एक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधि को सीए के सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। और इनमें यह कानून उन सभी इकाइयों को विनिमय करता है जो समुद्री तट में मछली पालन और इनसे जुड़े किसी भी काम में लगी हों, और इसे तटीय जलीय कृषि इकाई के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत ही आता है। अब आता है आपका अंतर्देशीय मत्स्यिकी के बारे में, कि हाल ही में भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। और इसके साथ भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया। चलिए तो जानते हैं अंतर्देशीय मत्स्यिकी के बारे में। अंतर्देशीय मत्स्यिकी वह मत्स्यिकी होती है जो कि देश के भीतर स्थित नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाब जैसे जल निकायों में मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन और संरक्षण को अंतर्देशीय मत्स्यिकी कहा जाता है। इस मत्स्यिकी के अंतर्गत मुख्यतः दो तरीके से इसमें आते हैं। पहला तो आता है मछली पकड़ने को लेकर, दूसरा आता है मत्स्य पालन को लेकर। मछली पकड़ने के संदर्भ में देखा जाए तो यह मछली के पकड़ने के उपकरण गियर या जाल आदि की मदद से झीलों, नदियों, तालाबों में प्रत्यक्ष रूप से पकड़ी जाती है। और दूसरी आती है मत्स्य पालन, जिसके अंतर्गत जल निकायों में मछली की ब्रीडिंग, चारा प्रबंधन आदि के माध्यम से नियंत्रित परिवेश में इसे मत्स्य पालन कराया जाता है। मत्स्यिकी, अंतर्देशीय मत्स्यिकी के कई प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला तो आता है टैंक या तालाब, जिसमें मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रभुत्व होता है। दूसरा आता है शीत जल मत्स्यिकी, जिसमें हिमालयी राज्यों में ओमेगा समृद्ध ट्राउट या एक प्रकार की मछली मत्स्यिकी के अवसर प्रदान करता है। तीसरा आता है केज कल्चर, छोटे और मध्यम आकार के जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करता है। चौथा आता है पश्च जल और लवणीय जलीय कृषि, जिसका उपयोग मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि और बंजर भूमि की आर्द्र भूमि को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है सजावटी मछली उत्पादन, जो कि मछली पालन, जिसमें भारत में ऐसी मछलियों की 195 से अधिक प्रजातियां पाली गई हैं। नदी मत्स्यिकी के अंतर्गत रिवर रीचिंग का उपयोग देसी मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में किया जाता है। तो ये मत्स्यिकी के प्रकार हैं और इसे किस तरीके से किया गया है इसके संदर्भ में बताया है। और हाल ही में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया और भारत टॉप 3 देशों में संलग्न हो गया है। तो इसके संदर्भ में ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आता है पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में, कि हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। यह जो गारंटी योजना है यह पशुपालन और डेयरी विभाग में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है, यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो कि 750 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना की गई है, जो एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अधिकतम 25% भाग की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना है और पशुधन क्षेत्र में संलग्न एमएसएमई को सुचारू रूप से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना होता है। और यह योजना परमाणु पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अधीन आती है।
चलिए तो जानते हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में कि यह होती क्या। यह एक आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उल्लेख व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों तथा धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना होता है, जिसके अंतर्गत आता है जैसे दूध प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धित अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धित संरचना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा एवं औषधि उत्पादन सुविधा केंद्रों की स्थापना, पशु फार्म में अपशिष्ट से धन प्रबंधन आता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को देखा जाए तो यह ब्याज में 3% छूट देती है और इस परियोजना में कुल लागत 90% तक ऋण किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए तो जानते हैं भारत में पशुपालन क्षेत्रक के बारे में या पशुधन क्षेत्रक के बारे में। पशुपालन जो है वह राज्य सूची का विषय है जो कि 2020 जनगणना या पशु जनगणना के आधार पर 2012 की तुलना में अगर इसकी कंपेयर की जाए तो इसमें 4.8% की वृद्धि देखी गई है। पशुपालन के प्रकार को जाने तो भारत में पशुपालन मुख्य निम्न तरीके से होता है। पहले नंबर पर आता है आपका डेयरी फार्मिंग, जिसमें गायों, भैंसों, भेड़, बकरियों जैसे डेयरी जानवरों को पाला जाता है। फिर आता है कुक्कुट पालन, जिसमें मछलियों का व्यावसायिक पालन और प्रजनन होता है। तीसरा आता है मछली पालन और चौथा आता है मधुमक्खी पालन। तो ये प्रमुख पशुपालन के प्रकार होते हैं। आपको बता दें कि भारत में जो दूध का उत्पादन है, जिसे ऑपरेशन फ्लड का जिसने नेतृत्व किया था वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन रहे थे, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब आता है आपका कि इसमें पशुपालन के संदर्भ में एक डेटा दिया गया है कि किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। जैसे दूध के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर आता है, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश और ऊन के उत्पादन में आपका पहले नंबर पर राजस्थान आता है। दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वह श्वेत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति रजत क्रांति आती है और मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। तो ये प्रमुख पॉइंट है। अब आता है भारत में पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याओं के बारे में कि निम्न उत्पादकता का होना, पशु आहार एवं चारे की कमी होना, पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में कि विदेशी बीमारियों के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के प्रति पशुओं की सुविधता बढ़ रही है, राज्य द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध न होना, विपणन, संस्करण और मूल्यवर्धन होना, पशुधन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग इस क्षेत्रक में गंभीर प्रभाव डालते हैं। तो इससे पशुधन से जुड़ी ये प्रमुख समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में कि हाल ही में भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। चलिए तो जानते हैं इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में कि इसकी स्थापना हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने के संदर्भ में की गई थी, जो कि निर्यात बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बाजार को विकसित करता है और यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की संरचना को जाने कि इसके अध्यक्ष में की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सचिव को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें जो 4 सदस्य होते हैं उनको प्रतिनिधित्व वाणिज्य, कृषि और आयुष मंत्रालय और औषध विभाग के प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके 4 सदस्य होते हैं और अन्य सदस्यों के अंतर्गत इसमें अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संस्थानों के सदस्य, हल्दी के खेती के लगे किसानों के निर्यातकों की प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड संरचना इसके अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत ये दिखाया गया। अब आता है बोर्ड के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत पहला आता है कि नए उत्पाद और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की मांग पैदा करना। दूसरा आता है हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक का निर्माण करना और बेहतर बनाना है। तीसरा आता है हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना है। हल्दी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण तैयार करना। हल्दी के औषधीय गुणों, स्वास्थ्य और आरोग्य बढ़ाने हेतु गुणों का अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। तो ये प्रमुख इस बोर्ड के उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक या नाबार्ड के बारे में कि हाल ही में नाबार्ड के द्वारा सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के माध्यम से 1041 करोड़ रुपए जुटाए गए। तो इसको जानने की किस फंड के माध्यम से जुटाए गए हैं, तो इस सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के बारे में समझते हैं।
यह जो बॉन्ड है वह एक वित्त पोषण तंत्र है जिसमें सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण हेतु भुगतान के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे एनजीओ एवं निवेशकों के साथ समझौता करती हैं। यह पुणे जिले के पिपरी चिड़चिबाड़ नगर निगम में भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के सहसृजन हेतु यूएनडीपी इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके संदर्भ में आता है। तो एसआईबी क्या है? यह एक वित्त पोषण तंत्र है जो कि सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण हेतु भुगतान के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे एनजीओ और निवेशकों के बीच समझौता कराती है जिससे इस फंड की प्राप्ति होती है। और इसका पहले नंबर पर भारत में इसका पहले नंबर पर सृजन पुणे जिले के पिंपरी चिचवड़ नगर निगम में किया गया था जो कि यूएनडीपी इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। नाबार्ड के बारे में जाने तो नाबार्ड की जो स्थापना है वह 1982 में बी रामन समिति की सिफारिश पर की गई थी जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत नाबार्ड को प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं। पहला तो कृषि क्षेत्र से संबंधित कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य, तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्य होते हैं। नाबार्ड जो है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है और इसका स्वामित्व जो है वह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत होता है। यह ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास के रूप में कार्य करना है, इसका विजन है। और इसका मिशन सहभागी विभाग और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से संधारणीय और न्याय संगत कृषि और विकास को बढ़ावा देना होता है। तो इसका ये प्रमुख मिशन है। नाबार्ड के कुछ कार्य होते हैं जिसमें ऋण से संबंधित कार्य भी होते हैं और गैर ऋण से संबंधित होते हैं। ऋण से संबंधित वो संस्थाएं होती हैं जो पुनर्वित्त उपलब्ध कराना चाहती हैं जिसमें यह कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के प्रसार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। और गैर ऋण योग संबंधी कार्य के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन के प्रयासों को समर्थन प्रदान करती है। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई पहलों के अंतर्गत आती है पहले नंबर पर प्रोत्साहन एवं विकास के संदर्भ में देश में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत इसमें 5 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और यह नाबार्ड के तहत सृजित किया जाता है। दूसरी आती है वाटरशेड विकास निधि और जनजातीय विकास निधि जो कि आजीविका हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास है। जैसे वाडी मॉडल, यह जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पुनर्वित्तीयन के संदर्भ में पिछले 42 वर्षों में नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए की पुनर्वित्त को प्रदान किया जो कि मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए एक नया ऋण लेना पुनर्वित्त कहलाता है। इसके संदर्भ में आता है। ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को मजबूत कराने के संदर्भ में नाबार्ड के द्वारा नाबार्ड ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निरीक्षण करता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में कि हाल ही में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन ICAR और CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म में संयुक्त रूप से किया गया था। इस सम्मेलन की जो थीम थी अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर होना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जाने तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी उत्पत्ति पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से की गई है और जो कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर 1929 में इसे स्थापित किया गया। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसे स्थापित किया गया और इसका कार्य पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय के तौर पर कार्य करना है। और यह देश भर में फैले 113 ICAR संस्थानों में 74 कृषि विश्वविद्यालयों में यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि भूमिका रहती है। बेहतर और अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणाली में ICAR की भूमिका को देखें तो यह फसलों की किस्म में आपकी ICAR में अधिक उपज देने वाली फसलों के आधार पर इसमें नई फसलों को विकसित करने के लिए हरित क्रांति में लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। जैसे धान की किस्म में आती है जया, स्वर्णा, पूषा, बासमती 1121, जिसमें जया जो है वह भारत में जारी की गई धान की पहली संकर किस्म है और पूषा बासमती 1121 विश्व की धान की सभी किस्मों में सबसे लंबा दाना निकलता है जिसमें चावल का दाना सर्वाधिक लंबा होता है। गेहूं की किस्मों के अंतर्गत HD 2967, DBW 187 और HD 3086 आती है और फसलों की किस्में जैसे आम्रपाली, भगवा, अनार आदि इसके अंतर्गत आती है।
बीज कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें सेफ्टी डुप्लीकेट्स के रूप में सुरक्षित स्वालवोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को जमा करता है तथा इसमें जीनोमिक्स में एक राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। जलवायु स्मार्ट कृषि में योगदान दिया गया है जिसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन, फसलों की जलवायु अनुकूलन किस्मों को सहायता में बढ़ावा दिया जा रहा है और फसलों की जलवायु अनुकूलन किस्मों में रति ML365 अरहर BRG फर्स्ट, BRG2, BRG5 आदि इसमें शामिल है। जब प्रौद्योगिकी समाधान के लिए बायो फर्टिलाइज फसलों में सोलापुर लाल, मूंगफली गिरनार 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31 आदि शामिल है। पूसा 00 मस्टर्ड 31 कैनुला गुणवत्ता वाली सरसों की एक पहली भारतीय किस्म है तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह के बारे में जिसकी स्थापना जो है 1971 में की गई और यह एक दानदाताओं की रणनीतिक साझेदारी है जिसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करती है जिसमें सरकार, नागरिक समाज संगठनों और निजी व्यवसायों के सहयोग में कार्य करती है। यह एक वैश्विक अनुसंधान साझेदारी है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है और जो 5 प्रभाव क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है जो इसके 5 प्रभाव क्षेत्र दिए गए। यहाँ पर यह आपका 7वां मेजर टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिनिश होता है। अब आता है हमारा 8वां मेजर टॉपिक खनन और उद्योग के संदर्भ में। पहला आता है कि खनन और खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। यह जो विधेयक है हाल ही में इसे संसद में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। इसके पहले जो यह अधिनियम है इसमें 1957 में इसे लाया गया था, मतलब कि ये जो आपका पहला संशोधन खान और खनिज संशोधन अधिनियम 1957 था उसमें यह अधिनियम संशोधन करेगा। इसके पहले 2023 के पहले 2016, 2020 और 2021 में इनमें सुधार किए गए हैं, मतलब कि संशोधन किए गए और इन संशोधनों में शामिल प्रमुख संशोधन रहे हैं जैसे कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच अंतर को कम करना, खनिज खनन लाइसेंस और लीज के हस्तांतरण में लगे प्रतिबंधों को हटाना। चलिए तो जानते हैं 2023 में क्या इसमें संशोधन किए गए हैं। पहला आता है गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण की शुरुआत की गई है जिसमें लाइसेंस के संदर्भ में संशोधन किया गया है कि यह महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों का पता लगाने के लिए संभावित स्थल की जांच और सर्वेक्षण की अनुमति देगा। नीलामी के संदर्भ में यह अधिनियम की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी के द्वारा अन्वेषण लाइसेंस दिया जाएगा जिसमें 29 खनिज शामिल हैं जो कि लिथियम युक्त खनिज, तांबा युक्त खनिज, पोटास और जस्ता युक्त खनिज इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसमें शामिल नहीं किए गए खनिजों के अंतर्गत आते हैं जैसे बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, लिथियम युक्त खनिज, नियोबियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त और खनिज और आयस्क, टेटिनियम युक्त खनिज और जर्कोनियम युक्त खनिज एवं आयस्क इसके अंतर्गत आते हैं। परमाणु खनिजों की सूची में इसमें 12 खनिज शामिल है जिसमें इनको 6 खनिजों को बाहर कर दिया गया है और इसमें जो खनिज हैं इसमें पहली सूची के भाग बी में सूचीबद्ध 12 परमाणु खनिजों की सूची में 6 से हटाने का प्रस्ताव किया है जो कि ये आपके 6 तरीके के खनिज हैं जिनको ये हटाया गया। तो इस संदर्भ में आता है महत्वपूर्ण खनिजों को खनन या लाइसेंस या पट्टे पर देने वाली नीलामी पर विशेष अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है जिसमें नई संशोधनों को केंद्र सरकार के MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची में भाग डी के सूचीबद्ध कुल महत्वपूर्ण खनिज के खनन पट्टे और समेकित लाइसेंस की नीलामी का विशेषाधिकार दिया जाएगा। इसके संदर्भ में आता है राज्य सरकारों की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो यह भले ही महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार करती हो लेकिन इन खनिजों की जो खनन पट्टा है या समेकित लाइसेंस है वह केवल राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य सरकार की नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान प्राप्त होते हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कि हाल ही में खान मंत्रालय ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की देश की पहली रिपोर्ट जारी की गई है। अन्य संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए एक समिति को गठित किया गया। इस समिति में 17 दुर्लभ भूधातुओं और 6 प्लेटिनम युक्त एलिमेंट्स के साथ कुल 30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया। इसके अंतर्गत 17 दुर्लभ धातुओं में आते हैं 15 लैंथेनाइट जो कि आवर्त सारणी की परमाणु संख्या 57 से 71 तक है। स्कैंडियम और इरिडियम इसके अंतर्गत आते हैं। दुर्लभ भूधातुओं के हल्के दुर्लभ भूधातुओं और भारी दुर्लभ भूधातुओं के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया।
कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है, इनका आकलन मुख्य रूप से दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें इसमें खनिजों की महत्ता के संदर्भ में दिखाया गया है, जो कि आर्थिक महत्व और आपूर्ति संबंधी जोखिम को मिला के खनिजों की महत्ता का पता चलता है। आर्थिक महत्व में आते हैं जैसे व्यवधान की संभावना होना, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स होना, जीबीए गुणक स्कोर होना और क्रॉस कटिंग इंडेक्स इसमें आर्थिक महत्व के अंतर्गत है। और दूसरा आता है आपूर्ति संबंधी जोखिम, जो कि गवर्नेंस, भारित खनिज संकेंद्रण, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स, आयात निर्भरता और आत्मनिर्भरता, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स इसके अंतर्गत ही प्रमुख जोखिम आते हैं, जो कि इसके दो प्रमुख आधार होते हैं, जिनके आधार पर इन मापदंडों के आधार पर खनिजों की महत्ता का पता चलता है, इसके संदर्भ में आता है। अब महत्वपूर्ण खनिज होते क्या है? महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आज अनिवार्य हो चुकी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु आधार है। साथ ही ये अक्सर इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने का खतरा बना रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण शामिल है। उदाहरण आते हैं जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में, कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम संशोधन 2023 को मंजूरी दी। यह अधिनियम जो है, जिसके जरिए इसमें 2002 के अधिनियम को यह संशोधित करता है। यह प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय, मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास तथा विनिमय को प्रोत्साहन करता है। अपतटीय खनिज संसाधनों में संघ द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है, जिसमें 200 मीटर से अधिक गहराई और पर गहरे समुद्र तल में खनिज भंडार को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपतटीय खनन कहा जाता है। अधिनियम में मुख्य बदलाव को देखा जाए कि 2002 में क्या था और 2023 में क्या है। लाइसेंस के संदर्भ की प्रक्रिया को देखा जाए तो 2002 में पूर्व परीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन के लिए अलग अलग लाइसेंस थे, लेकिन 2023 में इन अन्वेषण के साथ साथ इसमें उत्पादन के अधिकार देने वाले के लिए एक समग्र लाइसेंस जारी किया गया। इसकी वैधता जो थी 2002 में कि 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता था और इसे 20 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता था, लेकिन अभी 2023 में इसे 50 वर्ष के लिए वैध बना दिया है। नीलामी की प्रक्रिया, इसमें 2002 में प्रशासनिक आवंटन के तहत रियासतें प्रदान करने का प्रावधान था और 2023 में प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा निजी क्षेत्रों में दो प्रकार का परिचालन अधिकार होता है, जिसमें उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस आता है। आरक्षित क्षेत्रों में खनन को देखा जाए तो यह विधेयक सरकार को उन तटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते हैं, और यह प्रशासनिक की अनुमति देता है जो सरकार या सरकारी कंपनी की एक समग्र लाइसेंस और उत्पादन को पट्टा दे सकता है, इसके संदर्भ में आता है। 2023 में किए गए नए प्रावधान के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला आता है परमाणु खनिजों के खनन के बारे में, जो कि केवल सरकार या सरकारी कंपनियों के अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाते हैं। अब तटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट के अंतर्गत यह भारत में लोक लेखा के तहत फंड का प्रबंधन करेगा और यह फंड गैर व्यक्तिगत प्रकृति का होगा और इस फंड का उपयोग अब तटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में, कि केंद्रीय खान मंत्री ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की है। यह जो पोर्टल है वह राष्ट्रीय खनिज नीति 2016 के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में डिजिटल भूस्थानिक प्लेटफॉर्म पर सभी भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकीय और खनिज अन्वेषण संबंधी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जो कि पोर्टल के विकास की जिम्मेदारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में की गई है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 के बारे में जाने तो इसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण के कार्यों में तेजी लाना है। इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो यह अन्वेषण ब्लॉक्स को अन्वेषण हेतु निजी क्षेत्रों में सौंपने हेतु ब्लॉक्स की निगरानी की जाती है, जिसमें निजी क्षेत्रों का यह अन्वेषण ब्लॉक्स राजस्व साझा करने की नीति के आधार पर आवंटित किया जाता है, जिसमें बेसलाइन भूवैज्ञानिक डेटा की पब्लिक गुड माना जाता है, जिसमें अधिक गहराई में पाए जाने वाले या छिपे हुए स्वर्ण, तांबे और चांदी के खनिज भंडार की पहचान के लिए कम ऊंचाई से और क्लोज स्पेस फ्लाइट की मदद ली जाएगी, जो कि राष्ट्रीय एरो जियोफिजिकल मैपिंग कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अब आता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, जो कि खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह राष्ट्रीय वैज्ञानिक डेटा संग्रह और अपडेट करता है, खनिज संसाधनों का आकलन करता है, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करता है, जिसके कार्यालय में लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता आता है।
नेक्स्ट आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 5वां संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है। यह जो अधिनियम है वह 2002 के 5 के अधिनियम में संशोधन करेगा और यह धारा 55 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग को अधिसूचित करता है। सेज जो कि यह 5वां संशोधन अधिनियम 2023 में पेश किया जा रहा है, जिसमें 2006 में भी संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत सेज के बारे में जान लेते हैं कि सेज होता क्या है। सेज जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का शुल्क मुक्त अधिसूचित क्षेत्र होता है जो व्यापार संबंधी गतिविधियों की संचालन तथा कर एवं शुल्क के मामले में एक प्रकार का विदेशी क्षेत्र माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सेज में आता है जैसे कोई भी निजी या सार्वजनिक ज्वाइंट सेक्टर या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियां स्थापित की जाती हैं। जैसे भारत में जॉर्डन, चीन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे कई देशों के सेज स्थापित किए गए। सेज अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था, लेकिन इसे 2006 से नियम को अधिसूचित किया गया था और इसे लागू किया गया था 2006 में। सेज के अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रकार के जोन होते हैं, जिसमें निर्यात प्रसंस्करण जोन, फ्री जोन, इंडस्ट्रियल एसेट्स और मुक्त व्यापार जोन और मुक्त बंदरगाह शहरी उद्यम जोन इसमें शामिल होते हैं। और भारत में फिलहाल 276 सेज कार्यरत हैं और 2022-23 में कुल निर्यात का सेज से 155.8 बिलियन डॉलर रहा और सेज में 61.6 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात और 94.2 अरब डॉलर का सेवा निर्यात इसके अंतर्गत रहा है। और सेज के उद्देश्यों को देखा जाए तो सेज एक अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देता है, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार के नए अवसर पैदा करना होता है और संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना होता है। इसके संदर्भ में आता है। हाल ही में संशोधित नियम के तहत इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं वाले सेज में बिल्ट अप एरिया के एक हिस्से को नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें शर्त दी गई है कि ऐसे क्षेत्र की जो रियायतें मिली हुई हैं उनका पुनर्भुगतान करना होगा। और सेज की जो प्रोसेसिंग एरिया में वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य किए जाते हैं, वह नॉन प्रोसेसिंग एरिया में सहायक अवसंरचना उपलब्ध इसके अंतर्गत कराई जाती है, जिनमें सेज में नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित करने के बाद बचा हुआ प्रोसेसिंग एरिया कुल सेज एरिया के 50% से कम या तय क्षेत्र में कम होता है और उसमें नॉन प्रोसेसिंग एरिया नहीं बनाया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें सेज के लिए मिलने वाले विशेष प्रोत्साहन के संदर्भ में देखा जाए तो सेज की इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए बिना किसी शुल्क के वस्तुओं की आयात या खरीद की अनुमति दी गई है। सेज में केंद्रीय बिक्री कर सेवा और राज्य बिक्री सेवा में छूट दी गई है, हालांकि ये सब जीएसटी में शामिल हो गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने सेज की इकाइयों में कई अन्य शुल्कों से छूट भी दी गई है। सेज में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर आईजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत शून्य कर यानी कि कोई कर नहीं लगाया गया है और केंद्र एवं राज्य सरकार पर मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की स्थापना की व्यवस्था की गई है। तो ये सेज के संदर्भ में विशेष प्रोत्साहन स्कीम है। उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के बारे में कि केंद्र सरकार ने अब किसी नए क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में यह योजना शुरू हो चुकी है उनमें कुछ क्षेत्रों में योजना के स्तर पर सुधार की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। चलिए तो जानते हैं उत्पादन से संबंधित योजना क्या है, जिसका हाल ही में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसे योजना को शुरू नहीं किया जाएगा। ये जो योजना है इसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था और पीएलआई अलग अलग क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना होती है, जो प्रोत्साहन किसी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए गए अर्थात वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहित किया जाता है। पीएलआई योजना को कई क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए तैयार किया जाता है, जिसमें जो कुल परिव्यय होता है वो 1.97 लाख करोड़ रुपए होता है, जिसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और वैश्विक चैंपियन या विनिर्माता बनाने में मदद करना। पीएलआई योजना के तहत आने वाले क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आते हैं चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक घटक, फार्मा औषधियाँ, खाद्य उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, विशेष इस्पात, व्हाइट गुड, फार्मा एपीआई और केएसएम, दूरसंचार और नेटवर्क, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, ड्रोन घटक इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं।
पीएलआई के मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो इसमें वैश्विक चैंपियंस या बड़ी कंपनियों का निर्माण, भारत में विनिर्माण केंद्र की स्थापना करना है, विनिर्माण और नवाचार के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण के साथ आर्थिक निर्भरता प्राप्त करना जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। पीएलआई योजना के लाभ को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि करना, पूंजीगत व्यय की प्राप्ति होना जिसमें वार्षिक निवेश व्यय की हिस्सेदारी 13 से 15% होती है, हरित निवेश को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन स्कीम 2.0 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना को अधिसूचित किया गया। यह जो योजना है वह भारत में विनिर्माण क्षमताओं और विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देती है। योजना से संबंधित लाभ को देखा जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपए के कुल उत्पादन की उम्मीद होती है, जिसके चलते इसके क्षेत्र में 2430 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश की उम्मीद की गई है और इससे प्रत्यक्ष तौर पर 75,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित होंगी। इसके संदर्भ में आता है वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी जो है वह 2014 में 1.2% थी, जो 2021-22 में आके 3.75% हो गई। योजना के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया। यह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। यह अवधि 6 साल की होती है जिसमें 17,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होता है। यह एक आधार वर्ष निर्धारित करती है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 है को निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं के निर्मल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में कि केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फेब्स और डिस्प्ले फेब्स को स्थापित के लिए नए आमंत्रण आमंत्रित करने का निर्णय लिया हुआ है। संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में इसका जो मंत्रालय है इसे 2021 में सेमीकॉन इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया था और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कंपनियों या भागीदारों के आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के डिजाइन कार्य में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत 6 वर्षों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की 4 प्रमुख योजनाएं। पहली तो आती है भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना होगा। दूसरा आती है भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना। तीसरा आता है भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओएसएटी केंद्रों की स्थापना के लिए संशोधित योजना है। और डिजाइन से समृद्ध प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों का पोषण करना, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण को प्राप्त करना होता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत में सेमीकंडक्टर के बाजार को देखा जाए तो इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में लगभग 64 बिलियन तक यह पहुंच गया है। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 3 गुना वृद्धि को संदर्भित करता है। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में भारत की भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो प्रमुख विनिर्माता के तौर पर वर्तमान में ताइवान माइक्रोचिप के विनिर्माण में विश्व में अग्रणी रहा, जो कि दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। भारत की भूमिका में भारत में खुद क्रिटिकल सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख पक्ष के रूप में स्थापित है और यह कंपनियों के उनके उत्पादन के केंद्र को चीन के बाहर अन्य देशों में स्थापित करने की अवसर प्रदान करता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग 2023 के बारे में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को मसौदा तैयार किया है। यह जो फार्मेसी आयोग है वह फार्मेसी अधिनियम 1948 को प्रतिस्थापित करेगा और यह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की इसके अंतर्गत स्थापना की जाएगी। इसके मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो पहला आता है स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण और बहुनीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा पर पहुंच में सुधार करना, पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना और फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करना और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाना है, इसके अंतर्गत आता है। भारत में फार्मेसी सेक्टर के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय फार्मा उद्योग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा उद्योग है। यह वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारतीय फार्मा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 60% है और डिप्टीरिया, पर्टुसिस, टेटनस या डीपीटी, बेसिल, कैलमेट, गुइरिन वैक्सीन को लेकर WHO की 70% आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। भारत में फार्मा उद्योग के प्रमुख खंडों को देखा जाए तो इसमें आती हैं जेनरिक दवाएं, वैक्सीन, बल्क ड्रग, ओवर द काउंटर दवाएं, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड विनिर्माण, इसके अंतर्गत ये प्रमुख खंड आते हैं। तो ये भारत में फार्मेसी सेक्टर के संदर्भ में है। फार्मेसी अधिनियम जो है वह 1918 को विनियमित करता है। तो इसको लागू करने के पीछे कारण था कि यह फार्मेसी के पेशे के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और उनके समान प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण करना है, इसके संदर्भ में आता है। भारतीय फार्मेसी परिषद की जो स्थापना है वह फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा और फार्मेसी पेशे तथा पेशे से जुड़े कार्यों का विनिमय करना है। राष्ट्रीय फार्मेसी विधेयक 2023 में नए मसौदे शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन करेगी। इसमें फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नीतियां तैयार करने और प्रशासनिक मानकों का विनिमय करेगा। केंद्र सरकार NPS के अधीन आने वाले 3 बोर्ड का गठन करती है, जिसमें पहला आता है फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, दूसरा आता है फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड, तीसरा आता है फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में, यह जो नीति है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी हुई है। यह जो नीति है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का जो लक्ष्य है वह 25 वर्षों में चिकित्सा उपकरणों में विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश बनाना है और 2030 तक चिकित्सा उपकरणों में $11 बिलियन से बढ़ाकर इसे $50 बिलियन पर जाने का लक्ष्य रखा गया है और चिकित्सा उपकरण में व्यवस्थित विकास में मदद करना, जो कि लोक स्वास्थ्य में पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों के बारे में जानें तो यह भारतीय चिकित्सा उपकरणों में वर्तमान में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण आता है। भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थित हैं, जिसमें कुल बिक्री आयातित चिकित्सा उपकरणों में इसकी हिस्सेदारी 75 से 80% होती है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की मुख्य विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें 6 व्यापक क्षेत्रक हैं। पहला आता है विनियामकीय तंत्र को सुव्यवस्थित करना, दूसरा आता है सक्षमकारी बुनियादी ढांचा, तीसरा अनुसंधान और विकास तथा नवाचार में सहायता करना, पांचवा आता है चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, छठा आता है मानव संसाधन विकास और जिसके अंतर्गत छठा आता है ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन होना है। संबंधित सुर्खियां दी गई हैं कि सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता योजना दी गई है, जिसे हाल ही में इस योजना का जो उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर को मजबूत करना है। साथ ही चिकित्सा उपकरण के लिए अधिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना इनका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के तहत की गई और इस योजना की अवधि 2023-24 से 2026-27 तक रखी गई है। इस योजना के 2 घटक हैं, जिसमें सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता होना और दूसरी आती है परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता। तो इस तरीके से इनका परीक्षण किया जाता है। तो इस संदर्भ में ये हमारा टॉपिक था। यहाँ पर ये हमारा मेजर टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नंबर का और संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली आती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत में प्रधानमंत्री ने भारत के नेतृत्व में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड नामक पहलों की शुरुआत की घोषणा की है। इन पहलों की जो घोषणा है वह G20 लीडर्स के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की गई है। यह जो G20 की नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र है, उसमें DPI के अमल में लाने के लिए 3 पहलों की घोषणा की गई है, जिसमें GDPRI या ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी में 3 पहलों में से एक को आती है और 2 अन्य पहले हैं DPI के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क करना और निम्न एवं मध्यम वाले LMICs में DPI के विकास के वित्त को जुटाना है। तो इसके संदर्भ में ये जो G20 लीडर्स के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के जो द्वारा 3 पहलों की शुरुआत की गई है, जिसमें पहली आती है आपकी GDPRI
आती है, और 2 अन्य में आती है डीपीआई के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। तीसरी आती है निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई हेतु वित्त को जुटाना। चलिए तो जानते हैं ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड के बारे में। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जो है वह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य डीपीआई के डिजाइन डीपीआई क्या होता है, जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि साझा डिजिटल प्रणाली का एक सेट होता है और यह सुरक्षित और इंटरऑपरेबल होता है, जिसमें सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक या निजी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खुले मानकों और विनिर्देशों के आधार पर किया जाता है। तो ये डीपीआई के संदर्भ में होता है। इसका उद्देश्य जो है वह डीपीआई के डिजाइन, विनिर्माण, उपयोग, गवर्नेंस के लिए आवश्यक विकल्पों के तकनीकी के स्तर पर ज्ञान की कमी को दूर करना है। सोशल इम्पैक्ट फंड। सोशल इम्पैक्ट फंड में SIF सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुनिर्धारक पहल है। यह ग्लोबल साउथ के डीपीआई में तेजी में अमल लाने में मदद करता है और यह सभी प्रासंगिक हितधारकों के एक फंड में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और यह डीपीआई के जरिए निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तेजी लाने में भी मदद करता है। इसके संदर्भ में आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिजिटल पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से देखा जाए तो डिजिटल में यह दूरस्थ क्षेत्रों में कागज रहे तो भौतिकी उपस्थिति के बिना सेवा उपलब्ध कराना, लागत में कमी और पहुंच में वृद्धि, डिजिटल रेल रोड होना, पब्लिक में लोक प्रशासन और जवाबदेहिता में जवाबदेही, जनहित के लिए सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों में सतर्कता लागू करने हेतु होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाले बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास के लिए बुनियादी घटक के रूप में कार्य करना है। आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसमें निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक के नेतृत्व में डीपीआई होना। संपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रक के प्रभाव में देखा जाए तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों से लाभ उठाया जाना होता है। डीपीआई के प्रमुख स्तंभों को देखा जाए तो यह ओपन, इंटरऑपरेबल, विस्तार योग्य और मापकीय तकनीक पर आधारित होता है। इसमें इंटरऑपरेबल का आशय कोई भी चीज़ जिसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो पारंपरिक रूप से उपयोग या संचालन में सहयोग देता है। अपारदर्शी कानूनी तंत्र, डेटा संरक्षण तंत्र, शिकायत निवारण और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सहित मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, जो लचीला स्थानीय इकोसिस्टम जो आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को दूर करता है, जो सामुदायिक भागीदारी और सततता सुनिश्चित करता है। डीपीआई के अनिवार्य तत्वों को देखा जाए तो यह एक मजबूत 3 मूलभूत प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें पहली पहचान प्रणाली, दूसरी भुगतान प्रणाली और तीसरी डेटा एक्सचेंज होती है। जिसमें डीपीआई आर्किटेक्चर को इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें आती है पहचान संख्या, आधार संख्या के आधार पर भुगतान प्रणाली, यूपीआई आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, डेटा एक्सचेंज जिसमें डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर आता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में जाने तो यह हाल ही में भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को 1 वर्ष पूरा हो गया। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र की बात की जाए तो यह उत्पादन, उपभोग, भंडारण बिंदुओं, मूल्य बंधन, समृद्ध सेवाओं के बीच माल का परिवहन और प्रबंधन लॉजिस्टिक कहलाता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, रेलवे, शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन से जुड़े बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, मल्टीमीडिया, लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके पहलू को देखा जाए तो इसमें 259.5 बिलियन 2015-22 में भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र का मूल्य है। 38वीं रैंक के अंतर्गत विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है, और जीडीपी में यह 13 से 14% भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र की लागत है। इसके संदर्भ में आता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी नीति को 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना है तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। इसका विजन एकीकृत, निर्बाध, दक्ष और विश्वसनीय, हरित, संधारणीय और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना होता है। एनएलपी के लक्ष्य को देखा जाए तो यह भारत में लॉजिस्टिक लागत में 2030 के वैश्विक मानकों के अनुरूप करना है और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना और 2030 तक भारत में शीर्ष 25 देशों में इसे शामिल करना है। इसके अंतर्गत आता है। CLAP के प्रमुख कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में देखा जाए तो यह एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली होती है, भौतिक संपत्तियों के मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की बेंचमार्किंग है, लॉजिस्टिक मानव संसाधनों विकास और क्षमता निर्माण, राज्यों में भागीदारी होती है, एक्जिम जिसमें निर्यात आयात लॉजिस्टिक शामिल होता है, सेवा सुधार फ्रेमवर्क,
कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रिक योजना, लॉजिस्टिक पार्कों के लिए विकास की सुविधा होना है। इसके 8 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। एनएलपी के तहत अब तक हुई पहलों में देखा जाए तो इसमें डिजिटलीकरण के संदर्भ में आता है कि उद्योग क्षेत्रों में 616 से अधिक भागीदारों में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पंजीकरण किया गया है, जो कि एक डेटा आधारित प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न विभागों में जीएसटी डेटा सहित लॉजिस्टिक्स से संबंधित 34 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत करता है, जिसमें अब तक 22 राज्यों में अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित किया गया है और यह ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस पोर्टल के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें लगभग 29 व्यावसायिक संघों को सूचीबद्ध किया गया है। अब आता है लीड्स रिपोर्ट 2023 के बारे में कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट या लीड्स रिपोर्ट जारी की हुई है। लीड्स रिपोर्ट के बारे में जानें तो यह विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में इसे शुरू किया था। यह रिपोर्ट जो है 139 देशों के द्वारा जारी की गई है, जिसमें भारत का 38वां स्थान आता है। इसके अंतर्गत यह रिपोर्ट जारी की जाती है। लीड्स रिपोर्ट के अन्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई पहलों में आता है कि इसमें 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित किया है। यह 15 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक क्षेत्रों के उद्योग का दर्जा देता है और ये 2014-15 में सड़कों और रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई क्रमशः इसमें 21% और 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। नेक्स्ट आता है पीएम गति शक्ति पहल के बारे में कि पीएम गति शक्ति पहल अपनी शुरुआत 2 वर्ष पूरे कर ली है। ये शुरुआत में अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाया है, जो कि लॉजिस्टिक लागत में काफ़ी कमी आई है। गति शक्ति से संबंधित पहलों के प्रभाव को देखा जाए तो पहला आता है कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में तेजी लाना, जिसके माध्यम से सभी परियोजनाओं में तेजी आई है और इसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रूपरेखा स्वीकृति देने के लिए 3 से 4 महीने घटाकर 1 महीने कर दिया है। सूचना की उपलब्धता में इसके तहत आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डायनेमिक भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है। इसका उपयोग सभी मंत्रालयों और विभाग के आधार पर किया जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, सूक्ष्म या भूमि बंदरगाह जैसी अवसंरचनात्मक योजनाओं को एकीकृत किया गया। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना का निर्माण करना है। यह आर्थिक क्षेत्र का आशय ऐसे क्लस्टर से होता है जहां विनिर्माण या मूल्य संवर्धन योजनाओं या सेवाओं या अन्य सेवाओं के लिए आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करना है, जो कि एक एकीकृत पोर्टल इसका शुरू किया गया, जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन 16 मंत्रालयों में इस पोर्टल को जोड़ा जाएगा। इसमें प्राथमिक फोकस उन क्षेत्रों को ध्यान में रख के किया जाएगा जिसमें वित्त पोषण के नवाचार तरीके, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और योजना संचालित करने की प्रक्रिया को तेजी से लाने का दायरा इसमें जोड़ दिया गया। पीएम गति शक्ति पहल के 6 स्तंभ हैं, जिसमें पहली आती है समग्रता या कॉम्प्रिहेंसिव का होना, जो कि अलग अलग मंत्रालयों के सभी मौजूदा और भावी पहलों को एकीकृत करता है। दूसरी आती है प्राथमिकता, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के साथ मिलकर परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। तीसरा आता है सुधार, जो कि मुख्य कमियों की पहचान करने के बाद संशोधन या विस्तार करने के लिए योजना बनाने वाले अलग अलग मंत्रालयों की सहायता करता है। समन्वय, जो कि विभागों के मध्य कार्यों के मामले में तालमेल बिठाना, ताकि योजनाओं में होने वाले विलंब और विभागों के बीच होने वाले टकराव को कम किया जा सके। विश्लेषण, जो कि जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक टूल की सहायता से संपूर्ण डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। गतिशीलता, जो कि विभागों के मास्टर प्लान में सुधार और अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की तलाशना है, इसके संदर्भ में आता है, जो कि पीएम गति शक्ति पहल के 6 स्तंभ प्रमुख आते हैं। नेक्स्ट आता है समर्पित माल ढुलाई गलियारे के बारे में, जो कि अक्टूबर 2023 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होती क्या है? यह एक रेलवे कॉरिडोर है जो कि वस्तुओं एवं अन्य कमोडिटी के तीव्र दक्ष परिवहन के लिए बनाया जाता है। यह रेलवे में कॉरिडोर्स उच्च गति और उच्च ढलाई क्षमता से युक्त होते हैं। इसका उद्देश्य भारत में रेलवे नेटवर्क में माल ढुलाई यातायात को यात्री यातायात से अलग करके मौजूद रेल नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम करना है। इसका कार्यान्वयन
डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रही है और इसकी जो स्थापना है 2006 में की गई थी, जिसमें रेल मंत्रालय का पूर्ण स्वामित्व होता है और यह डीएफसी के निर्माण के रखरखाव और संचालन के लिए उत्तरदायी है। डेडिकेटेड कॉरिडोर यह एक समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर होता है जो कि डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर के माध्यम से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देश के अन्य भागों में अनन्य रूप से कोयले का परिवहन किया जाएगा। DFCCL के प्रोजेक्ट मैप के अंतर्गत इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पर किस तरीके की अवस्थिति है, जो कि 2513 किलोमीटर भाग चालू हो चुका है और इसमें स्वीकृत 2843 किलोमीटर का प्रतिशत जो कि 84% दिया गया है। इसमें ये प्रमुख कॉरिडोर दिखाए गए हैं और नए प्रस्तावित कॉरिडोर दिए गए हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक की एक अवस्थिति को दिखाया गया। नेक्स्ट आता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के बारे में कि हाल ही में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए एक नई समर्पित हाई स्पीड उच्च क्षमता वाली आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा है, जो कि रेलगाड़ियों की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है और RRTS की तरह इसे डिजाइन किया गया है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की तय करने में सहायक होती है। यह मेट्रो की तुलना में कम इसमें स्टेशन होते हैं और इसकी ट्रेन की गति भी अधिक होती है, जो कि अपेक्षाकृत दूरी यात्रा करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के बारे में देखें तो यह एक केंद्र सरकार द्वारा तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कंपनी के रूप में 2013 में इसकी स्थापना की हुई थी, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और यह NCR में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू किया गया। कोच्चि वाटर मेट्रो के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो को औपचारिक उद्घाटन किया है, जो है भारत की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा है। कोच्चि वाटर मेट्रो एक परिवहन की एक अभिनव और संधारणीय तरीका है जिसके अंतर्गत जलमार्गों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से शहरों के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा। बोट्स में लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का इस्तेमाल किया गया और इस बैटरी में विशेष रूप से निर्मित चार्जिंग सिस्टम की मदद से केवल 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, जिसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल मोबिलिटी कार्ड आधारित रुपे प्रीपेड कार्ड शुरुआत की है। यह जो कार्ड है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह वन नेशन वन कार्ड के रूप में जाना जाता है, जो देश के लोगों में आवागमन को आसान बनाता है। इससे उपभोक्ता को मेट्रो सेवा, बस सेवा, उपनगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा सहित सभी क्षेत्रों में भुगतान के लिए एक ही कार्ड का उपयोग किया जाता है। चिप आधारित कार्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड प्लेटफॉर्म द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इसमें दोहरे इंटरफेस आधारित कार्ड होते हैं, जो संपर्क आधारित या संपर्क रहित दोनों तरह के लेन देन की सुविधा होती है। इसके अंतर्गत आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक दोहरा इंटरफेस है, जिसमें पहला आता है कंसल्टेंस इंटरफेस, दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस। कंसल्टेंस इंटरफेस जो आता है वह पेमेंट करने के लिए पैसे को ऑफलाइन वॉलेट में अलग से जमा किया जाता है और प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन की संख्या और हर एक ट्रांजैक्शन के प्रति लिए डेबिट की जाने वाली राशि की एक सीमा तय करती है और यह सीमा जारीकर्ता बैंक के अनुसार भिन्न होती है, जो वॉलेट को टॉप अप केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस में इसके तहत लिंक किए गए बचत या चालू खाते से पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए पिन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत आता है यह कैसे कार्य करता है, इसके संदर्भ में बताया गया है कि यह कार्ड परिवहन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के इकोसिस्टम पर उपयोग करता है, जिसमें NCMC कार्ड, स्वीकार और स्वागत ये प्रमुख इसके अंतर्गत कार्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के बारे में कि हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे चरण को मुंबई में शुरुआत की है। यह समिट मैरीटाइम अमृत विजन 2047 के दस्तावेज को जारी करता है। यह विजन जो है वह पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया और पहला मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन 2016 को मुंबई में आयोजित किया गया था और दूसरा आपका 2021 में किया गया है।
मैरीटाइम विजन 2047 के विजन को देखा जाए तो यह भारत में समुद्री क्षेत्र की पूरी तरह से बदलने के लिए 11 व्यापक थीम एवं इससे जुड़ी पहलों की रूपरेखा तैयार करना है, जिसमें संधारणी और हरित समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत 14 प्रमुख पत्तनों को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। साथ ही इसका लक्ष्य हरित ईंधन को अपनाने और भारत को हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण के केंद्र बनाना होता है, जिसमें 3 पत्तनों पर ग्रीन हाइड्रोजन बम्पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पारादीप उड़ीसा, दीनदयाल पत्तन गुजरात, BO चिदम्बरम पत्तन तमिलनाडु इसके अंतर्गत आते हैं। पत्तनों के आधुनिकीकरण के संदर्भ में परिचालन संबंधी दक्षता डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए प्रमुख पत्तनों में स्मार्ट स्वचालित तो भविष्य की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाता है, जिसमें भारतीय पत्तनों में विश्व के शीर्ष 25 पत्तनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 के बारे में कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 को जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य पत्तन विकास, संचालन और रखरखाव के इकोसिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों के पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की बात करता है। इस पत्तन में संचालन में स्वच्छ हरित ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल या इथेनॉल जैसे हरित ईंधनों के भंडारण, कुशल प्रबंधन और बंकरिंग के लिए पत्तन की क्षमता को विकसित करने पर जोर देता है। इसके दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर देखा जाए तो यह पत्तनों की संचालन में विद्युत की जरूरतों को 2030 तक 60% और 2047 तक 90% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को पूरा करता है और 2030 तक पत्तनों में कम से कम LNG बंकरिंग स्टेशन आवश्यक होगा और 2025 तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई। हरित पत्तन से संबंधित पहलों को देखा जाए तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 घटक हैं। पहला आता है हरित पत्तन पहल, दूसरा आता है स्वच्छ भारत अभियान। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट शिपिंग की स्थापना की गई और भारत में IMO ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट के तहत एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है और हरित पत्तन नीति का एक ड्राफ्ट भी जारी किया गया। नेक्स्ट आता है भारत में रेलवे सुरक्षा के संदर्भ में कि हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जिले में हुई रेल दुर्घटना से भारत में रेलवे सुरक्षा से जुड़े मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया। भारतीय रेलवे के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारतीय रेलवे USA, चीन और रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह पूरा ट्रैक 67,000 किलोमीटर से अधिक रूट की लंबाई को कवर करता है। भारत में रेलवे सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में देखा जाए तो परिचालन स्तर और प्रशासनिक स्तर पर होते हैं, जिसमें परिचालन स्तर पर अग्निशामक, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली, कवच, ट्रैक सुरक्षा के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग, कार ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, अल्ट्रासोनिक त्रुटि का पता लगाने के संदर्भ में परिचालन स्तर पर है। प्रशासनिक स्तर पर आपकी रेलवे सुरक्षा आयोग के रेलवे मूल्य ह्रास आरक्षित नीति, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष और रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। भारत में रेलवे से संबंधित मुद्दों को देखा जाए तो ये ऐसे नकारात्मक परिचालन अनुपात के कारण रेलवे के अपग्रेडेशन और सुरक्षा के कम खर्च करता है। 2021-22 में भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात 107.4% होता है। इसके संदर्भ में आता है पटरी से उतरने की जो घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें 4 साल की अवधि में 69% दुर्घटनाएं ट्रेनों की पटरी से उतरने के कारण हुई है और देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर की रेलवे पटरियों की उनकी क्षमता का अधिक उपयोग किया गया है, मतलब कि 125%। रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में देखा जाए तो यह इसका नाम पहले रेलवे निरीक्षणालय था, जो कि 1961 में रेलवे सुरक्षा आयोग के द्वारा इसे पुनः नामित किया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यह नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नागर विमानन मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण रखने के कारण CRS के रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव में अलग रखना और सौंपे गए टकराव को रोकना होता है, जो रेल यात्रा और परिचालन सुरक्षा से संबंधित निवारण में मदद करता है और रेलवे अधिनियम 1989 से सांविधिक कार्य, निरीक्षणात्मक जांच संबंधी और सलाहकारी कार्य भी होते हैं, इसके अंतर्गत आता है। रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत पहला आता है राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, जिसकी स्थापना 2017 से 18 में की गई थी। इसका उद्देश्य रेलवे के महत्वपूर्ण सुरक्षा और संबंधित कार्यों के बैकलॉग को पूरा करना है। दूसरा आता है लिंक के हाफमैन बुश, जो कि डिब्बों के उपयोग को बढ़ाना है। तीसरा आता है ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक वेब आधारित एक IT एप्लीकेशन है, जिसमें पुल से संबंधित जानकारी की 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसे विकसित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जो कि इंटरलॉकिंग एक ऐसी प्रणाली होती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है जो गलत सिग्नल ना भेजे जाए। कवच प्रणाली की शुरुआत, जो कि एक सुरक्षा उपकरण है जो ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने में रोकने का काम करती है।
कवच की जो शुरुआत है वह एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जिसे 2012 में विकसित किया गया था। इसका नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था, जो कि बाद में इसका नाम कवच कर दिया गया। यह भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक है। यह सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 मानकों द्वारा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यह ट्रेनों को लाल सिग्नल पार करने में रोकने में मदद करता है। यदि लोको पायलट ट्रेन को निर्धारित गति सीमा नियंत्रित रखने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक को सक्रिय करके रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित कर सकता है। यह कार्यशील अवस्था वाले कवच सिस्टम से लैस 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है। यह आपात स्थिति में SOS यानी आपात संदेश भेजता है। इस नए नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के जरिए ट्रेनों की आवाजाही की लाइव निगरानी को केंद्रित करता है और कवच में त्रुटि की संभावना नहीं के बराबर होती है। मतलब कि 10,000 साल में एक गलती की संभावना है। तो इसके संदर्भ में एक कवच से रिलेटेड प्रमुख इम्पोर्टेंस आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, कि हाल ही में सड़क व परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत भारतीय कार निर्माता 5 स्टार रेटिंग स्केल पर अपने वाहनों को क्रैश, सेफ्टी टेस्ट और सुरक्षा की आकलन करवाते हैं और यह रेटिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अनुरूप कार्य करती है। यह जो AIS 197 है वह समग्र मूल्यांकन पद्धति, वाहन चयन की प्रक्रिया, अलग अलग टेस्ट और उनके आकलन से संबंधित प्रोटोकॉल को शामिल करता है और यह जो प्रणाली है वह ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पर आधारित है। भारत में NCAP के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो यह किस पर लागू होती है। यह ऐसी प्रणाली है जो ऐसे यात्री वाहनों पर लागू होती है जिसमें ड्राइवर सेट के अलावा 8+1 सीटें नहीं हैं और वाहन की कुल वजन इसमें 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो और ये वाहन भारत में विनिर्मित या भारत में बिकने वाले होने चाहिए। और इस कार्यक्रम के तहत दहन इंजन वाहनों के साथ साथ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी और कार में लगाई गई सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का आकलन किया जाता है, जिसमें 3 टेस्ट दिए जाते हैं। पहला आता है फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, दूसरा साइड इम्पैक्ट टेस्ट और तीसरा आता है साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट आता है। टेस्ट के प्रारूप को देखा जाए तो यह टेस्ट की प्रकृति स्वैच्छिक होती है, लेकिन कार विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें AIS 197 मापदंडों के अनुरूप अपने वाहन सेफ्टी के टेस्ट करवाए जाएंगे। संबंधित सुर्खियों में देखा जाए तो NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्पोर्ट्स को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, जिसके अल्पकालिक उपयोग के लिए जारी किए जाते हैं। जिन दिशा निर्देशों के अंतर्गत आता है कि यह प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की दुर्घटना की संभावित स्पोर्ट्स को ठीक करने का काम सौंपता है, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स इस प्रकार से एक स्पोर्ट्स को ठीक करने या सुधारने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं और यह संख्या जो है प्रति स्पोर्ट पर 10 लाख रुपये से अधिक 25 लाख तक के अल्पावधि उपायों को अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपा जाता है। डकार घोषणा पत्र, जो कि सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक योजना को लागू करने के लिए प्रथम अफ्रीकी उपक्षेत्रीय सम्मेलन के बाद 21 अफ्रीकी देशों में डकार घोषणा पत्र को सैद्धांतिक रूप से अपनाया है। यह मार्गदर्शक दस्तावेज है जो सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के लिए 2021 से 2030 के कार्यान्वयन को समर्थन करता है और इसमें 2030 तक सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों में कम से कम 50% तक की कमी को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में महापत्तन कार्य प्रणाली के बारे में, कि हाल ही में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग ने संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने देश में महापत्तनों की कार्यप्रणालियों की 352वीं रिपोर्ट पेश की हुई है। भारत में पत्तन के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में पत्तन और उनको संभालने जाने के यातायात के आधार पर इसे सामान्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला तो आता है महापत्तन या प्रमुख पत्तन होते हैं और दूसरे आते हैं माइनर पत्तन या गौड़ पत्तन होते हैं। महापत्तन या प्रमुख पत्तन वो पत्तन आते हैं जो कि प्रत्यक्ष इनका नियंत्रण केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष तौर पर होता है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय होते हैं। गौड़ पत्तन वे पत्तन होते हैं जो कि संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यह समवर्ती सूची का विषय होती है। देश में सरकारी स्वामित्व में 12 महापत्तन हैं, जिसमें 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर हैं। महापत्तनों की कार्यप्रणाली को प्रशासित करने वाले 2 प्रमुख कानून हैं। पहला आता है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, दूसरा आता है भारतीय पत्तन अधिनियम। इसके अंतर्गत आते हैं भारत में जो पत्तनों का प्रदर्शन है वह एक टर्न अराउंड टाइम में देखा जाए तो यह 94 घंटे से घटकर 52 घंटे हो गया।
और यातायात में इसमें वृद्धि देखी जा रही है, जो कि 555 मिलियन टन से 796 मिलियन टन हो गया। और इनके कार्गो हैंडलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भारत में सबसे पुराना प्रमुख पत्तन कोलकाता पत्तन है, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, जो कि एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन के तौर पर है, उसे कहा जाता है। और मुंबई पत्तन के बारे में जाने तो यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह है। तमिलनाडु पत्तन, जो कि तमिलनाडु में कामराजार पत्तन या एन्नूर पत्तन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है। तो ये प्रमुख पत्तन से रिलेटेड प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि यहाँ पर हमारा पार्ट जो थर्ड है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 को कवर करेंगे और 4th के साथ साथ आपका ये सेशन भी फिनिश हो जाएगा। PT 365 इकोनॉमी का फिनिश हो जाएगा। इसकी PDF आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF प्राप्त होगी, साथ में महत्वपूर्ण अपडेट भी प्राप्त होंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।